तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के इस लेक्चर्स में। आज का ये लेक्चर्स आपके 1 फरवरी वाले एग्जाम यानी बायोलॉजी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये वे सारे प्रश्न हैं जो कि आपके क्वेश्चंस बैंक में लगातार बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए आज के लेक्चर्स होने वाला है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। और कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम के, तो फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में इस क्वेश्चंस को देखने के बाद। तो पहला नंबर सवाल आज का लेक्चर्स का होगा, यानी 11 नंबर सवाल से शुरुआत करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 11 नंबर सवाल क्या है कि टाइफाइड बीमारी का रोगजनक, लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में बताइए। तो फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो बिल्कुल है। तो टाइफाइड बीमारी के रोगजनक लिखना है सबसे पहले, तो लिखेंगे आंसर में। और बता दूं आपको कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो अच्छे से लिखेंगे, सारे के सारे लाइन बाय लाइन लिखेंगे और कम से कम 1 पेज लिखने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर में पूछा जाएगा तो शॉर्ट में लिखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन, 4 से 5 मैक्सिमम लिखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो टाइफाइड एक संक्रामक रोग है। बीमारी का रोगजनक क्या है? तो एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो ये क्या हो गया? रोगजनक हो गया। रोगजनक के बारे में हमने यहाँ पे डाल दिया कि टाइफाइड क्या है? एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। दूसरा इसका लक्षण पूछा गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लक्षण लिखेंगे कि इसमें जो होता है सिर दर्द होता है और आमाशय दर्द होता है, ये हो गया। और अब पूछा जा रहा है कि संक्रमण की विधि लिखे। तो संक्रमण की विधि क्या है कि साल्मोनेला टाइफी जो है नामक जीवाणु है एक प्रकार के मलमूत्र में पाया जाता है। घरेलू मक्खी रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थ पर बैठकर उसे दूषित कर देता है, जिससे बीमारी फैलती है। जो भी मलमूत्र होते हैं वहाँ पे साल्मोनेला टाइफी नामक यहाँ पे जीवाणु पाए जाते हैं और घरेलू मक्खी जो होते हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं। अगर वही मक्खी आपके आकर खाने पर बैठ जाए तो आपको ये क्या संक्रमण कर सकता है? किसका? टाइफाइड का। चलिए, तो ये तो विधि लिख दिया हमने संक्रमण की। और उपचार के बारे में बताना है, तो उपचार क्या लिखेंगे नीचे कि इसका नियंत्रण जो है प्रतिजैविक के द्वारा किया जा सकता है, यानी इसके एंटी जो होते हैं उसके द्वारा किया जा सकता है। और रोगी को ताल भोजन देना चाहिए। ताल भोजन मतलब ताज़ा भोजन यहाँ पे होना चाहिए। क्या होगा? ताज़ा भोजन देना चाहिए, यानी गरम गरम भोजन देना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो कुछ इस प्रकार लिखने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर में भी यहाँ पर ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर अभी तक जो पूछे गए हैं वो 2 नंबर में ही पूछे गए हैं। और इस बार 1 फरवरी के एग्जाम में 100% लड़ने वाला ये प्रश्न आपके लिए होने वाला है। चलिए, ये भी सवाल महा इंपॉर्टेंट के लिस्ट में आता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको आप 5 स्टार देख सकते हैं, बिल्कुल 5 स्टार इसको आप दे सकते हैं। ऐसे सवाल जो है आपके लिए एमबीबीआई है और प्रीवियस ईयर में लगातार कई बार ये सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं। और इतने कम समय में जो है, अब एग्जाम का कुछ ही दिन बचा है, तो ये समय में ये क्वेश्चंस को जरूर आज के लेक्चर्स में याद कर ले। एक बार में नहीं, दोबारा वीडियो को देख ले और जरूर याद कर लेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब यहाँ पे बेबी जो है पात्र निषेचन का एक उदाहरण। इसमें होता क्या है कि मेल गैमेट को लिया जाता है और फीमेल को लिया जाता है और इसको एक टेस्ट ट्यूब यानी लैब में ले जाके वहाँ पे क्या किया जाता है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। इसमें अंडे का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर के फिलिपियन ट्यूब में प्रवेश करा दिया जाता है। अगर 8 कोशिकीय है ना, तब इसको कहाँ डाला जाता है? फिलिपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, ताकि यहाँ से ये विकसित होते हुए गर्भाशय में आ जाए। लेकिन अगर प्यारे बच्चों ये अगर ज़्यादा कोशिकीय वाला हो जाए, 16 से 32 हो जाए, तो डायरेक्ट इसको गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो विकसित माता के शरीर में फिलिपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहाँ भ्रूण का आगे का विकास होता है, यानी शिशु का निर्माण आगे होते रहता है। तो ये 12 नंबर जो सवाल आपको दिख रहा है ना, ये हल्का मत लीजिएगा ऐसे सवाल को। ये सवाल जो है लगातार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसको जो है यहाँ पे क्या कीजिए? इंपॉर्टेंट के लिस्ट में रख लीजिए। ये सवाल 100% याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे और बिल्कुल 100% मैं यहाँ पे श्योर कर रहा हूँ सवाल आपसे इस बार पूछे जाएंगे। तो आप एग्जाम दे के आएंगे ना, तो हमको ये बता दीजिएगा कि सवाल आपसे पूछा गया या नहीं। एड्स के 2 लक्षण को विवेचना करना है। तो एड्स का जो पहला लक्षण है, एक प्रकार का फेफड़ा का रोग होता है, फेफड़ा का रोग है और त्वचा का कैंसर हो जाता है। एड्स के 2 लक्षण हैं, एक प्रकार के क्या है? फेफड़ा का भी रोग हो सकता है इसमें और त्वचा का भी कैंसर हो सकता है, लेकिन काफ़ी खतरनाक ही होता है। याद रखिएगा, एड्स क्या होता है? काफ़ी खतरनाक भी माने जाते हैं। इनका अगर एक
कोशिका जो है, कटा हुआ कोशिका अगर किसी मनुष्य के कोशिके के संपर्क में आ जाए ना, तो उसको भी एड्स फैला सकता है, उसको भी एड्स हो सकता है। साथ ही साथ मान लीजिए कि कंघी है आपके पास, जिस कंघी से आप बाल को सँवारते हैं, इस कंघी में आपका ब्लड लगा हुआ है और किसी सजीव कोशिका में यही कंघी का इस्तेमाल दूसरा किया और उसके सजीव कोशिका के साथ संपर्क में आ जाए, तो उससे भी एड्स फैल सकता है। यानी इतनी खतरनाक है और अभी तक इसका जो है वैक्सीन अभी तक बिल्कुल भी 100% श्योर नहीं है क्या इसका आपका वैक्सीन मिलेगा। तो अन्य प्रतिजैविक के निर्माण से जो है इसका इलाज किया जाता है। यानी कम चांस रहता है कि रोगी बच सके अगर एड्स हो जाते हैं, काफ़ी खतरनाक बीमारी है। तो 14 नंबर सवाल क्या है कि अंड जनन से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर के लिए लाजवाब सवाल है कि अंड जनन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर में है कि अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित कोशिकाओं में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। अंडाशय के डिंब कोशिका जो होती है, डिंब कोशिका के अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए एमवीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। 15 नंबर सवाल है कि अंतः प्रजनन क्या है प्यारे बच्चों? अंतः प्रजनन, तो आंसर में लिखेंगे जैसा कि मैं आपको बताया कि 2 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन बहुत हो गया। जी हाँ, 4 लाइन आपके लिए काफ़ी होते हैं 2 नंबर यानी 2 मार्क्स वाले सवाल में, और पक्के हैं कि आपको अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे नोट्स बना के लाया हूँ आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये दे रहा हूँ नोट्स, तो ये जो है आपके लिए रामबाण साबित होगा ही। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आपका बिल्कुल भी कुछ खर्च ना हो, फ्री में जो है ऐसे प्रश्न आप तक पहुँच जाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ले आए। तो आनुवंशिकी रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है, जी हाँ, आनुवंशिकी रूप से जब समान जीवों के बीच प्रजनन होता है तो क्या होता है, इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अतः अंतः प्रजनन कारणों आबादी में, यानी अंतः प्रजनन के कारण होगा यहाँ पे, कारण आबादी में जो होता है अच्छी जीवन की बढ़ोतरी होती है। अंतः प्रजनन जो होता है वो काफ़ी सेफली माने जाते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, सेफली होते हैं। इसलिए सेफली होते हैं कि वो उस वातावरण में रहते हैं अंतः प्रजनन। और टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है इसमें कम चांस रहता है कि बच्चा जो है 100% श्योर है कि वो अच्छे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो 16 नंबर सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि ये मैं बता रहा हूँ आपके लिए इस बार एग्जाम के लिए 100% श्योर है कि ऐसे प्रश्न जो है 100% आपसे पूछे जाएंगे। सवाल क्या है कि मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव का लिंग निर्धारण कैसा होता है, या लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं ये बताइएगा। तो मानव का लिंग निर्धारण जो है XY प्रकार से होता है, ठीक है, XY प्रकार से मानव का लिंग निर्धारण होता है। कुल 23 जोड़े क्रोमोजोम में से 22 जोड़ा नर और 1 जोड़ा मादा में होता है। नर में एक्स के अतिरिक्त एक क्रोमोजोम होता है जो नर लक्षण का निर्धारण करता है, और मादा में जो है एक्स क्रोमोजोम का एक जोड़ा होता है। कहने का मतलब है नर में जो है एक एक्स होता है, एक वाई होता है, ठीक है, और मादा में क्या होते हैं, दोनों एक्स होते हैं। अगर एक्स एक्स का संलयन हुआ तो ये क्या बनेगा, लड़की का जन्म होगा, ठीक है। अगर वाई और एक्स का संलयन हुआ तो ये क्या होगा, लड़का का जन्म होगा। ये इसका बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके लिए, और ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आपसे भी, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो लगातार ऑब्जेक्टिव की क्लास भी इस लेक्चर्स पर आपको मिल रही है 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए। 17 नंबर सवाल है कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो लिखते हैं कि जीवों में प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है, जिसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण एवं संलयन नहीं होता, यानी फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती। मान लीजिए ये कोई पौधा है, यहाँ से एक बडिंग निकला या कुछ निकला, या मान लीजिए एक ही कोशिका है और आपस में ये कटाक्ष उत्पन्न किया कुछ इस प्रकार से, और करते करते धीरे धीरे क्या बना दिया, करते करते जो है प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाया आपस में, और ये एक दिन ऐसा आया कि यहाँ से ये कट गया, यहाँ से कट गया, एक अलग हो गया, एक अलग हो गया। तो ये समान प्रकार के जो है जीव का निर्माण कर लेते हैं, एक ही जीव इसमें समान प्रकार के नए जीव का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 2 नंबर तो पक्के आपको मिल जाएंगे। या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए, तो कुछ नहीं करना है, बीच में ऐसे डिलीट देना है, एक तरफ लैंगिक जनन सेक्सुअल और एसेक्सुअल, दोनों तरफ क्या करना है, यहाँ पे इनका दोनों का लक्षण लिख देना है। उम्मीद है कि ये तो आपको आता ही होगा 100%, नहीं आता है तो कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। आपको जो है मिल जाएगा एग्जाम से पहले जो भी क्वेश्चन आप चाहेंगे उसका सोल्यूशन मैं आपको देने का प्रयास करूंगा 1 फरवरी के लिए। याद रहे टारगेट है आपका कि 1 फरवरी का एग्जाम आपको अच्छे से जाना चाहिए। कोशिकाओं के निर्माण एवं संलयन इसमें नहीं होता है, जैसा कि आपको पता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मोनोकार्पिक फलों को लिखिए, तो वह सत्य
फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है मोनोकार्पिक फल कहलाता है। एक कार्पिल से होता है उसका विकास, जिसको हम लोग मोनोकार्पिक फल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉपर स्ल्यूटियम किस प्रकार बनता है, ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी लाजवाब है कि कॉपर स्ल्यूटियम जो है प्यारे बच्चों किस प्रकार बनते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर जो है बताइएगा। तो कॉपर ल्यूटियम जो है अंडोत्सर्ग के पश्चात जो ग्रेनुलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एक शंकुकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड होता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। जब अंडोत्सर्ग होता है ना, तो बाहरी वातावरण कुछ उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर्स होता है बच जाता है, जिसको ग्रेनुलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका होता है, और एक शंकुकार कोशिकाओं से बड़ा पीला पिंड की तरह रहता है, जिसका स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं मानव जनन में, उसको आप देख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। आज का ये 20 नंबर सवाल रहेगा आपके लिए लास्ट। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, अगले लेक्चर्स में फिर देने का प्रयास करेंगे। जलोद्भिद यानी मरुद्भिद तथा समोद्भिद के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले जलोद्भिद के बारे में लिखते हैं कि पादप जो केवल जल या अत्यधिक नमी क्या हो गया नमी मिट्टी में वृद्धि करते हैं, जलोद्भिद कहलाते हैं, जैसे कि कमल और जलकुंभी। मरुद्भिद पूछा गया है, तो पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि कहते हैं, मरुद्भिद कहलाता है, जैसे कि नागफनी। और समोद्भिद क्या है, वे स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के अनुकूल है, जिसे वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता हो, समोद्भिद कहलाती है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन था, जिसका सोल्यूशन आपने देखा। और ये जो 10 क्वेश्चन हमने आज के इस लेक्चर्स में दिए हैं, 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा, और 100% ऐसे प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो 10-10 क्वेश्चन कर मैं लगातार आपको बायोलॉजी के सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि इस बार के एग्जाम के लिए 100% श्योर रहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाला है, और यहीं से सारे प्रश्न आपको बनने वाले हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले लेक्चर्स में। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स देखने का प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी लगातार इसी चैनल पर आ रही है, तो उसको जाइए और जल्दी से देखने का प्रयास करिए। आज का ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।